एनसीईआरटी क्लास 10th की इकोनॉमिक्स को आज से हम स्टार्ट करते हैं, जिसके चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड डैम श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपका इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 10th के चैप्टर 1 का नेम है विकास। अब विकास यानी डेवलपमेंट। जिस कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा वो हो गई आपकी डेवलप्ड कंट्री। जैसे कि दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री जो है वो है नॉर्वे। बाकी और भी कंट्रीज है जैसे स्विट्जरलैंड है, आयरलैंड है, इटीसी। तो चलिए चैप्टर में हमें विकास के बारे में क्या जानने मिलता है इसे हम पढ़ते हैं। इस पेज पर दिया है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो किस तरीके से हमारे देश में काम करता है। देखो, अगर किसी एक इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि देश डेवलप है। अगर इंसान के पास पैसा है, उसके घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, 1 साल का हुआ वो बच्चा और मर गया, तो इससे क्या होगा? वो मर क्यों गया? क्योंकि अपने यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा अवेलेबल नहीं थी, उसकी वजह से मर गया। मतलब डेवलपमेंट अगर देश में होगा तो वहाँ की जो जनता रहेगी कहीं ना कहीं उनकी लाइफ उससे अफेक्ट होगी। आ गई समझ में? तो डेवलपमेंट असली में वो डेवलपमेंट है जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। अब इसी को मैं आपको इजी लैंग्वेज में पूरे चैप्टर में समझाऊंगी। अब नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर दिया है विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। देखो इजीली मैं समझाती हूँ। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य कैसे? जैसे कि एक व्यक्ति है, उसके पास ऑटो है ना, तो वो क्या डिमांड करेगा? उसके लिए विकास क्या होगा बताओ? कि वो एक कार चाहता है। अगर उसको वो कार मिल गई तो वो कहीं ना कहीं खुद से सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, ये जिसके पास एक अच्छी कार है ना ऑलरेडी, तो वो अलग ब्रांड्स की कार चाहेगा। जैसे मर्सिडीज आ जाए, मेरे पास ऑडी आ जाए, इस तरीके से। जिसके पास एक छोटा घर है वो बड़ा घर का सोचेगा। जिसके पास अच्छा घर है वो और भी बहुत लग्जरियस चीज़ों की सोचेगा। तो इस तरीके से एक गरीब है तो वो सिर्फ ये सोचेगा कि मुझे आज का 200 रुपये मिल जाए, 500 रुपये मिल जाए। तो इस तरीके से तो प्रति व्यक्ति है ना, विभिन्न व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं इस देश में, इस संसार में, सबकी जो डिमांड है विकास की वो अलग अलग होगी। क्लियर यहाँ तक है ना? अब यहाँ पर क्या दिया है? विभिन्न श्रेणी के लोगों के विकास के लक्ष्य। यानी जो श्रेणियाँ होती हैं, श्रेणी कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे बिजनेसमैन की अलग विकास के लक्ष्य होंगे, एक किसान जो होगा उसके अलग लक्ष्य होंगे। उसके क्या लक्ष्य होंगे? कि अच्छे से बारिश हो जाए, जो मेरा धान है वो अच्छे से अच्छे से अच्छे दामों में बिक जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया है। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, यानी जिसके पास भूमि नहीं होती और वो मजदूर होता है, सिर्फ दूसरों के यहाँ काम करता है, तो उसका क्या लक्ष्य होगा? काम करने के लिए उसको अधिक दिन मिले और बेहतर मजदूरी मिले। यानी वो सोचे कि एक भी दिन ऐसा नहीं हो कि उसको मजदूरी नहीं मिले, है ना। ठीक है, मतलब उसको काम नहीं मिले, वो काम अगर ढूंढने जाए तो उसको आसानी से काम मिल जाए। एक तो उसका ये लक्ष्य है। फिर सेकंड, उसको अच्छे से दाम मिल जाए जिसका वो काम करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्थानीय स्कूल जो होते हैं उनमें उनके बच्चे अच्छे से शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, अच्छे से शिक्षा ले, कोई उनके साथ सामाजिक भेदभाव नहीं हो और गांव में वे नेता बन सके, है ना, कभी ना कभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? पंजाब के जो समृद्ध किसान हैं उनके क्या लक्ष्य है? किसानों को उनकी उपज के लिए ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूरों द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। अब मेन छोटा किसान तो ये सोच रहा है कि मेरा बच्चा जो स्थानीय स्कूल है उसमें अच्छी से शिक्षा प्रदान करे, पर जो उच्च समृद्ध किसान है ना, वो क्या सोच रहा है कि मेरा बच्चा दूसरे देश में जाके पढ़ाई करे। तो इस तरीके से जो विकास के लक्ष्य है सब व्यक्तियों के अलग है। एक लड़की के विकास के लक्ष्य अलग हो सकते हैं। उसके ये हो सकते हैं कि मुझे आज़ादी मिले, मुझे पढ़ने दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दिया है। इनमें से हर एक अलग अलग चीज़ें पाना चाहता है। समझ में आ गया यहाँ तक? यानी जो व्यक्ति है वो उसके अकॉर्डिंग उसके विकास की डेफिनेशन होगी। वे ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार 2 व्यक्ति या 2 गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। अब कैसे? जैसे कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर आपका जो खेत है यहाँ पर मेरा घर हो। ठीक है, या फिर जो आपका खेत है वहाँ पर एक रेल लाइन बिछ रही है ना, तो आपका उसमें खेत चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं
किसी का उसमें फ़ायदा हो रहा है, हम सोच रहे हैं कि वाह यहाँ पे तो रेलवे लाइन बिछ जाएगी, आने जाने में सुविधा होगी, पर किसी ना किसी से उसको नुकसान भी हो रहा है। जिसमें उस व्यक्ति का खेत जा रहा है उसको उस चीज़ का नुकसान हो रहा है। समझ में आ गया? यहाँ पर यही लिखा है। आगे पेज पर देखो, अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति क्या करते हैं, ज़्यादा बांध बनाते हैं, लेकिन इससे जमीन लगभग जो वो होती है वो क्या होती है, जलमग्न हो जाती है। मतलब जलमग्न जैसे कि अचानक कभी पानी का स्तर बढ़ेगा तो पानी से क्या है, हानि होगी, ठीक है, जन हानि होगी। बाकी वहाँ पे जो लोग रहेंगे उनके घर वगैरह सब पानी में बह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और उन लोगों का जीवन क्या होता है, अस्त व्यस्त हो सकता है, और बेघर भी हो सकते हैं जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें, है ना। मतलब कोई चाहता है कि बड़ा बांध बने और हमें ज़्यादा बिजली मिले, और कोई चाहता है कि हमें यहाँ पर बड़े बांध नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमारी ही जन हानि होगी, हमको क्या चाहिए, सिर्फ छोटे तालाब चाहिए। तो इस तरीके से एक डिसीजन पे या एक विकास पे दो अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है। साफ हुआ है यहाँ तक, क्लियर? यहाँ पर दिया है, इससे दो बातें साफ होती है। कैसे? एक, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है दूसरों के लिए वो विकास नहीं होगा, है ना। ऐसा होगा जो आप सोच रहे हो कि ये मेरे लिए डेवलपमेंट है, ऐसा ज़रूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो, है ना। यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। आगे यहाँ तक समझ। अब दिया है आय और अन्य लक्ष्य, है ना। अगर आप एक बार फिर तालिका 1.1 को देखें तो एक बात समान पाएंगे, लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वे ज़्यादा आय चाहते हैं, यानी बेसिक नीड है। अपनी कोई भी चीज़ की नीड पूरी करने के लिए पैसा तो ज़रूरी है, तो सबकी मेन नीड क्या होती है, पैसा। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरे से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। यानी आय के साथ साथ लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आसपास के लोग जो हैं वो आपको रिस्पेक्ट दे, ठीक है, आपके साथ अच्छे से व्यवहार करे, साथ में आपको क्या है, सुरक्षा दे। यानी इस तरीके से नहीं है कि कोई भी आके आपको चाटा चिपका के जा रहा है ना। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं सब व्यक्ति अपनी लाइफ में सुरक्षा चाहते हैं। तो यहाँ पर बस यही था। आगे पेज टर्न करो। इसमें दिया है, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। देखो, अब मेन सोर्स सिर्फ पैसा नहीं होती, पैसे के अलावा आप सुरक्षा भी देखोगे, है ना। तो जैसे आपको श्रीनगर साइड में कभी जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे पैकेज वगैरह अच्छा होगा, है ना। इन केस मान लो अगर आपको ऐसी जगह जॉब मिल जाए, दुबई में जॉब मिल जाए, तो आप सिर्फ दुबई को नहीं देखोगे, आप वो भी देखोगे कि आपकी फैमिली वहाँ पर सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। साथ में आप अकेले जाओगे तो आपकी यहाँ पर फैमिली का क्या होगा। तो और भी जो डायमेंशन होते हैं ना, वो मैटर करते हैं। यहाँ पर यही दिया है कि जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने का क्या अवसर है। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है ना। मतलब लोग क्या सोचेंगे कि हमें पेमेंट भले कम मिल रहा हो, पर यहाँ पर हमारे बच्चे अच्छे से स्कूल जा पा रहे हैं, है ना, हमारी फैमिली अच्छे से रह पा रही है, हम घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो व्यक्ति उस जॉब को करने में ज़्यादा आगे रहेगा, ठीक है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। आया यहाँ तक समझ में? यहाँ पर यही दिया है कि इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यानी अगर उसका विकास हो रहा है उस पेमेंट से, उस जॉब से, उस सैलरी से, बट वो भी देखेगा कि बाकी जो पैमाने हैं उस पर मतलब ये मेरे लिए सेफ रहेंगे या नहीं, ठीक है। तो यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तो आपने देखा होगा जो लेडीज जॉब करती हैं वो आत्मनिर्भर होती हैं, खुद का कमा सकती है, खुद का घर चला सकती है, तो उनकी वैल्यू भी होती है, ठीक है। अगर कोई लेडी घर पे ही काम करा करेगी तो उसको 4 लोग सुना के जाएंगे कि तुम क्या करती हो घर पर, जबकि काम बहुत सारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस जो टॉपिक को इसमें साइड में रखो। यहाँ पर दिया है राष्ट्रीय विकास। अब राष्ट्र का विकास कैसे होगा, यहाँ पर देखो, सभी विचारों का बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी है तो निर्णय कैसे किया जाए। मतलब राष्ट्र का विकास कैसे होगा, यहाँ पर यही बताया गया है। सभी के लिए
न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी। हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है, क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को नहीं। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सभी प्रश्नों पर विचार करना है। यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, सिर्फ एक पैमाने पर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे जो राष्ट्र का विकास होगा वो किस बात से होगा, है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जो आगे चीज़ आपको समझाई थी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा जिनकी बहुत ज़्यादा इनकम होती है उनके पास बड़ा घर है, जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास झूठी जो छोटी छोटी आपको देख रही है ना झुग्गी झोपड़ियाँ, ये इस टाइप से। तो ऐसा होता है कि जो देश होता है उसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और कुछ बहुत कम पैसे वाले, है ना। यहाँ पर पेज टर्न करो। नेक्स्ट टॉपिक दिया है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। देखो, अब ये कैसे तय किया जाएगा कि कौन सा राज्य इस राज्य से ज़्यादा डेवलप है, कौन सा देश इस देश से ज़्यादा डेवलप है। अगर बात की जाए नॉर्वे और भारत देश की, तो कौन सा देश ज़्यादा डेवलप है? नॉर्वे, ऑब्वियसली, क्योंकि नॉर्वे में जो है सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस है, बड़े बड़े रोडवेज है, तो इस तरीके से ज़्यादा डेवलप कौन है? नॉर्वे। नॉर्वे पूरे विश्व का ही सबसे डेवलप कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर दिया है देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। यानी अगर आपको किसी देश के बारे में पता करना है कि यह कितना डेवलप है कितना नहीं, तो उसकी आय देखो, है ना, उसकी इनकम कितनी है। तो देश की इनकम जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री मानी जाएगी। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। सिंपल सी बात है, यही मैंने आपको समझाया भारत और नॉर्वे का एग्जाम्पल देके। यहाँ पर दिया है किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। यानी ये कैसे डिसाइड होगा कि वो देश जो है वो ज़्यादा कमा रहा है? अगर वहाँ के प्रति व्यक्ति हर इंसान अगर ज़्यादा कमाएगा तो ही देश की आय ज़्यादा होगी ना, ठीक है। आगे समझ में, तो यहाँ पर यही दिया है, इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। अब मैं पहले ही बता दूं कि जैसे कि किसी देश की आय ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो ज़्यादा डेवलप कंट्री है। कैसे? अगर किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा है, किसी दूसरे देश की जनसंख्या कम है, तो जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा है उसकी आय भी ज़्यादा होगी। जिस देश की जनसंख्या कम है उसकी आय भी कम होगी। आगे समझ में, यहाँ पर यही चीज़ लिखी है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। क्यों? क्योंकि देश की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें ज्ञात नहीं होता कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। यानी देश की जनसंख्या निकल रही है, उसे ये नहीं पता चल रहा कि वहाँ का व्यक्ति कितना कमा रहा है। इसलिए अगर किसी देश को अगर तुम डेवलप कंट्री मानते हो तो वहाँ व्यक्ति की आय देखो। प्रति व्यक्ति की जब आय देखने लग जाओगे तो पता चल जाएगा कि देश का जो व्यक्ति है वो कितना कमा रहा है। सपोज मैं भारत में हूँ, आप हो श्रीलंका में, ठीक है। मेरी जो एक साल की सैलरी है, एक साल की इनकम है, ये मान लो कि 4 लाख है, आपकी 6 लाख है ना। अब जनसंख्या भारत की ज़्यादा है, श्रीलंका की कम है ना। बट यहाँ पे मैं आपसे कम कमा रही हूँ, आ गई समझ में, ठीक है। तो आप ज़्यादा कमा रहे हो पर आपकी जनसंख्या कम है ना। तो इस तरीके से मेन डेवलप कौन हुआ? आपके यहाँ की जनसंख्या हुई, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ पर यही दिया है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या एक देश के लोग दूसरे देशों के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। यानी कुल आय को क्या करेंगे हम? कुल जनसंख्या से भाग देकर निकालेंगे, तो उससे क्या आपकी औसत आय आएगी, जिसे हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति की आय यानी प्रत्येक व्यक्ति की इनकम कितनी है, इससे हम डिसाइड करेंगे कि देश कितना डेवलप है। आगे समझ में, यहाँ पर एक रिपोर्ट है, यानी विश्व बैंक की एक विश्व विकास रिपोर्ट के यहाँ पर दिया गया है कि कौन से देश ज़्यादा डेवलप होते हैं, है ना, कौन से उनसे कम समृद्ध होते हैं। तो इस तरीके से तो यहाँ पर दिया है वे देश जिनकी 2016 में प्रति व्यक्ति आय $, कितनी है? 12,236 प्रति वर्ष है या उससे अधिक है, तो वो देश काई में आएंगे? समृद्ध देश में। यानी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता हो, ये इतना अमाउंट कमाता हो, इतना डॉलर में, ठीक है। अब यहाँ पर $1 की अभी वैल्यू क्या चलती है? 82 रुपये। तो यहाँ पर इतना डॉलर अगर कमा रहा है व्यक्ति, तो
वो एक समृद्ध देश में काउंट किया जाएगा, है ना। प्रति व्यक्ति आय अगर US डॉलर 1005 प्रति वर्ष या उससे कम है तो इसे निम्न आय वाला देश कहा गया है। और भारत काय में आता है, मध्य वर्ग आय देश में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2016 में केवल कितनी है, US डॉलर 1840 प्रति वर्ष। आगे समझ में, ये डाटा अगर आप 2017 का देखोगे तो अलग आएगा, 2018 का देखोगे तो अलग आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जिस एडिशन की बुक आपके पास में है ना, उतना अपडेट डाटा आपके पास रहेगा। आगे समझ में, यहाँ पर दिया है। फिर नेक्स्ट पेज पर देखो, ये देखो औसत आय। देखो हम में से ये पहले आप ये देश देख लो, देश क और देश ख। यहाँ पर एक व्यक्ति की आय कितनी है, 9,500, दूसरे की 10,500, तीसरे की 9,800। यानी देश में ऐसा तो कुछ होगा जिससे देश के व्यक्ति की आय ज़्यादा है ना, यानी उसको पैकेज अच्छा मिल रहा होगा जॉब में या बिजनेस में, उसकी अच्छी तरक्की हो रही होगी। तो यहाँ पर जो आप देश के व्यक्तियों की इनकम देख रहे हो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर देश ख की बात करें तो इसमें एक व्यक्ति 500, दूसरा 500, तीसरा 500, चौथा 500 और पांचवा जो है वो सीधा 48,000 कमा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है और बाकी बहुत कम। तो डिफरेंस कितना बड़ा आ गया। तो आप कौन से देश में रहना चाहोगे, देश क में या देश ख में? मैं तो ऑब्वियसली देश क में रहना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो ज़्यादा है ना। देश ख में प्रति व्यक्ति आय जो है कम है, किसी की मतलब कोई तो बहुत अमीर है, कोई तो बहुत गरीब है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यहाँ पर यही दिया है कि हम में से ज़्यादातर लोग देश क में रहना पसंद करेंगे। ऐसे इसलिए क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश क के लोग न तो बहुत अमीर है और न ही बहुत गरीब। ज़्यादातर नागरिक गरीब है, मतलब अगर ख की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा नागरिक गरीब है और एक बहुत अमीर है। इसलिए यहाँ पर दिया है, इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इसे यह पता नहीं चलता कि आय लोगों में किस प्रकार वितरित है ना। अगर हम टोटल आय निकाल रहे हैं उस देश की, पर हमको ये नहीं पता है ना कि प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी मतलब बहुत ज़्यादा इनकम उसकी है देश की, है ना, तो उसमें ये नहीं पता चल रहा ना कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बहुत गरीब लोग हैं, वो कितना कमा रहे हैं। अब लास्ट लाइन क्या लिखी है, लेकिन इसे पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। इस पर ध्यान देना कि यहाँ पर हम अगर इसका टोटल बता दूँ मैं आपको, है ना, क का टोटल निकाल के और बोल दूँ कि इस देश की इनकम है, तो ये थोड़ी पता चलेगा कि देश में प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है। अगर इसका निकाल के बता दूँ तो ये भी पता नहीं चलेगा ना कि टोटल जो व्यक्ति हैं वो कितना कमा रहा है ना। इन दोनों को प्लस करोगे ना तो सेम अमाउंट आएगा। बट अगर आप ऐसे नहीं बता पाएंगे ना कि एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, ये तो तभी पता चलेगा जब आप प्रति व्यक्ति आय बताओ, तभी पता चलेगा कि देश कितना पानी में है। ओके, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो चेयर्स हैं उस पर जिनकी सब लोगों की जो इनकम है वो सेम है, तो वो सब एक एक चेयर पे बैठे। बट अगर यहाँ पर देखो कि जिसमें बहुत गरीब लोग होते हैं और बहुत अमीर लोग होते हैं, तो अमीर लोग जो है 4 कुर्सी पे बैठा है और बाकी ये गरीब सब इन 2 कुर्सी पे एडजस्ट कर रहे हैं। गॉट इट? इससे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करो। यहाँ पर दिया है आय और अन्य मापदंड, यानी कि सिर्फ प्रति व्यक्ति आय ज़रूरी नहीं है किसी देश की इनकम बताने के लिए कि कोई देश कितना डेवलप है। अब और भी क्या मायने होते हैं, देखो यहाँ पर देखो, जैसे हरियाणा है ना, इसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है, 1,62,034 रुपये। ठीक है। यहाँ पर केरल की जो प्रति व्यक्ति आय है यह 1,55,516 और बिहार की जो है वो आप देख रहे हैं 34,168। आप यहाँ पर देखेंगे कि हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय वो सबसे ज़्यादा है, केरल की उससे कम है और बिहार की सबसे कम है। बट मैंने क्या कहा यहाँ पर कि सिर्फ प्रति व्यक्ति आय ज़रूरी नहीं है, मतलब पहले तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ये नहीं बता सकते कि देश की अगर इनकम ज़्यादा है ना, देश की अगर कोई देश ज़्यादा डेवलप है, किसकी ज़्यादा इनकम है उस देश की, तो वो डेवलप हो गया, ऐसा नहीं होता। सेकेंड हमने ये जाना कि अगर ये भी नहीं बता सकते आप कि एक प्रति व्यक्ति की आय के अकॉर्डिंग वो देश डेवलप हो जाएगा। एक और तीसरा पैमाना क्या आएगा, देखो यहाँ पर दिया है हरियाणा, केरल, बिहार। देखो शिशु मृत्यु दर हरियाणा की सबसे ज़्यादा है
है ना, केरल की उससे कम है, बिहार की सबसे ज़्यादा है। यानी शिशु मृत्यु दर क्या होती है, पहले तो ये जान लो, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चे, यानी यहाँ पर 36% बच्चे मर जाते हैं, है ना। यहाँ पर 12% मरते हैं, यहाँ पर बिहार जो है उसमें 42% मरते हैं। ठीक है, तो ये किस लिए डिसाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है। हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको सिक्योर करने के लिए तुम अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाओगे। अगर बिहार में इतने ज़्यादा बच्चे क्यों मर रहे, इतना परसेंट में बच्चे क्यों मर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आती है साक्षरता दर। साक्षरता दर जो केरल में है वो सबसे ज़्यादा है, यानी 94% जो लोग हैं वो साक्षर है, पढ़े लिखे हैं, है ना। और बाकी जो हरियाणा में देखोगे वो 82 है और बिहार में है 62। नेक्स्ट है निवल उपस्थिति अनुपात। निवल क्या होता है, जो 14 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने लगते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं जहाँ पर 14 से 15 वर्ष के बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे, वो कारखानों में काम करेंगे, होटल्स में काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए एक बुरी चीज़ हुई ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ के पढ़ते हैं, मतलब 14 से 15 वर्ष के बच्चे, ये 83% केरल के हैं। आ गई। तो इस तरीके से जो पैमाने हैं, है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय तो ज़्यादा है पर वो केरल से फिर भी पीछे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो शिशु मृत्यु दर है वो केरल से ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड साक्षरता दर है वो जो है केरल से कम है। साथ में जो निवल उपस्थिति अनुपात है वो इससे कम है, यानी मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा पढ़ने लिखने नहीं जाते। आगे समझ में। तो यहाँ पर दिया है, अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। पर अगर आपने देख लिया किसी प्रति व्यक्ति आय इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है ये आपको मैंने बता दिया। आगे समझ में यहाँ तक क्लियर? अब नेक्स्ट पेज को मूव करो। इस पर क्या दिया है, सार्वजनिक सुविधाएं। देखो आगे जो मैंने आपको समझाया ना, ये सब इसी के बारे में दिया है और काफ़ी इजी लैंग्वेज में दिया है। चलो मैं बता देती हूँ, है ना, इसका भी लोड नहीं लेना, क्योंकि हम सब चीज़ समझते हैं, हम कोई चीज़ रटते नहीं है। अगर बेसिक कंप्लीट करोगे तो कहीं से कहीं दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर दिया है, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से ज़्यादा है ना, मतलब अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वो केरल से पीछे है। किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में? एक साक्षरता दर में पीछे है, सेकंड शिशु मृत्यु दर में है, एक और है निवल उपस्थिति अनुपात में, है ना। मतलब इन चीज़ों में तो वो केरल से पीछे है ना, भले उसकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है हरियाणा की, है ना। आगे समझ में। अब यहाँ पर दिया है, ये आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सभी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। आगे समझ में। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है ना, आपके आसपास कहीं अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो वो बच्चा तो मर जाएगा ना, है ना, उसको उस टाइम पर पहुंचा नहीं पाओगे तुम हॉस्पिटल। तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होनी चाहिए। आगे दिया है, वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। सामूहिक रूप से कैसे? जैसे अच्छे से अस्पताल बनवाए जाए, जैसे अच्छे से स्कूल बनवाए जाए, जिससे सभी बच्चों को सुविधाएं मिले, है ना। कोई बच्चे 14 से 15 की एज तक भी अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, सबके ऐसा नहीं होता। किसी किसी की फाइनेंशियल स्टेटस ऐसी होती है कि वो चाह के भी उस बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकते, है ना। तो इन्हीं के लिए क्या करना चाहिए, सामूहिक स्कूल खोलने चाहिए अच्छे, जहाँ पर बच्चे अच्छे से पढ़ सके। यहाँ पर दिया है, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है। फिर आगे दिया है, सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। गॉट इट। नेक्स्ट पेज को मूव करते हैं, जिस पे दिया है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि ये स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। देखो मैंने आपको यही बताया कि यहाँ पर शिशु मृत्यु दर कम है, मतलब यहाँ बच्चे कम मरते हैं क्योंकि यहाँ पर अस्पताल अच्छे बने हुए हैं, है ना। फिर यहाँ पर दिया है, कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। आगे समझ में। यहाँ पर फिर नेक्स्ट पेज पे मूव करो। जो इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक करवा रही हूँ, एक भी नहीं छुड़वाऊंगी, है ना। ये बिल्कुल मत सोचना कि मैम को छुड़वा देगी। यहाँ पर दिया है, मानव विकास रिपोर्ट।
अब मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। इसको हम हिंदी में बोलते हैं मानव विकास रिपोर्ट। देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ प्रति व्यक्ति आय ही एक माध्यम नहीं है कि देश डेवलप है या नहीं, है ना। और भी चीज़ें मैटर करेगी कि वहाँ का शैक्षिक स्तर क्या है, वहाँ की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है। तो ये मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार ये इस तरीके से निकाला जाता है कि वो देश कितना डेवलप है कितना नहीं है। आगे समझ में, जैसे यहाँ पर आप देखो 2014 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े, जैसे श्रीलंका है। श्रीलंका की यहाँ पर दिया है कि राष्ट्रीय आय कितनी है ना, 10,789 है ना। तो यहाँ पर जन्म के समय संभावित आयु कितनी है, मतलब जब जन्म हो जाता है तो कितना व्यक्ति जीता है ना, 75। विद्यालय औसत आयु कितनी है, 10.9। इस तरीके से आप अलग अलग देश का देख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पर दिया है HDI का अर्थ है मानव विकास सूचकांक, जो मैंने आपको बता दिया, है ना। तो अलग अलग ईयर के अलग अलग डाटा होंगे, तो आप इसको याद मत करिएगा, है ना। अब यहाँ पर दिया है, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। यहाँ पर आप देखो यहाँ के जो राष्ट्रीय आय वो ज़्यादा है, जन्म के समय जो व्यक्ति है वो ज़्यादा जीता है, 75 साल तक, अपने यहाँ का 68 साल तक जीता है। यहाँ के जो औसत आयु है विद्यालय की, जो स्कूल की है, वो 25 वर्ष या उससे अधिक, यानी यहाँ पर दिया है जो है वो 6.3 है और इनकी यहाँ के हैं 10.9 है। फिर यहाँ पर विश्व में मानव विकास सूचकांक यहाँ का जो बता रखा है 73, यहाँ का 131 बता रखा है। तो इस तरीके से जो बाकी चीज़ें हैं उसमें तो श्रीलंका हमसे आगे है। आगे समझ में, नीचे दिया है विकास की धारणीयता, यानी वाकई में हम डेवलप हो रहे हैं, यानी विकास को मापने की मेन चीज़ क्या है। अब कैसे पता करेंगे कि विकास किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पर देखो, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक ये चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर है वो धारणीय नहीं है। यहाँ पर आप देखो 300 जिलों में सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट आई है ना। मतलब हम डेवलप तो देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं सही में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पानी का स्तर है वो कम होता जा रहा है। एक टाइम पे कुछ और साल बाद जो पानी के हैं वो क्या होंगे, कमी हो जाएगी, आगे के लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। एक और आगे पेज पर एक और रीज़न दिया है, यदि कच्चे तेल का प्रयोग जिस तरीके से हम कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर दिया है यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे, जिस तरीके से कच्चे तेल का प्रयोग हम कर रहे हैं, ये भंडार कितने वर्ष तक चलेंगे। जो भंडार बने हुए हैं, है ना, अंदर, वो कब तक चलेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे। यह जो है वो भंडार केवल 50 वर्ष तक चलेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएंगे। फिर बाद वाले लोग क्या करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। फिर आगे दिया है, पेज टर्न करो। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। ये एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया, हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र, जिनमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम कर रहे हैं, इसका अफेक्ट बाद वाले लोगों को देखने मिलेगा। अच्छा इफेक्ट भी हो सकता है, यानी जो अभी बहुत सारी चीज़ें अच्छी आई है ना, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ है, कैंसर का इलाज होने लग गया है इस तरीके से, तो ये आगे जाकर कहीं ना कहीं अच्छा एक अफेक्ट डालेगी। पर ये एक बुरा अफेक्ट डालेगी कि जिस तरीके से हम पानी को ख़त्म कर रहे हैं, पेट्रोल को ख़त्म कर रहे हैं, कच्चे तेल को ख़त्म कर रहे हैं, तो ये आगे वाले लोगों को दिक्कत देगी। आगे है चैप्टर समझ में। बस इस चैप्टर में यही पूछा गया है कि विकास क्या है, जिस विकास के बारे में हमने जाना कि ये विकास किस तरीके से काम करता है। सिर्फ मेन इनकम देखकर, देश की इनकम देखकर नहीं बता सकते हम, प्रति व्यक्ति इनकम देखकर भी नहीं बता सकते कि वो देश कितना डेवलप है। हम
हमको हम सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, शिक्षा प्रणाली कैसी है ना। इस तरीके से हम देश को मानकर चलेंगे कि वो डेवलप है। तो नॉर्वे को सबसे अच्छा डेवलप देश माना जाता है ना। तो यहाँ पर ये चैप्टर इसी के साथ एंड हुआ। आप इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ में नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो 9 से लेकर 12 तक जितनी भी इकोनॉमिक्स की क्लासेस है, इसके हर चैप्टर के नोट्स मैंने कवर कर रखे हैं। तो आप roxen4311 टेलीग्राम यूजर नेम पर मैसेज करके ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। सिर्फ 74 रुपीज़ अभी की प्राइस है, बाकी बात का मैं नहीं बता सकती। तो इस प्राइस में आप ये कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। साथ में नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए आप एक्साइटेड रहना, क्योंकि हम इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को कवर करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।